हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं पवन केसरवानी, बीपीएससी सिलेक्टेड एसटी टीचर। आज हम लोग 25 प्रश्नों की एक ज्योग्राफी की एक श्रृंखला करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि WPPR 2019-20 के अनुसार कोयला उत्पादन में विश्व के किस देश का प्रथम स्थान है। यानी 2019-20 में जो कोयला उत्पादन हुआ उसमें कौन सा देश पहले नंबर पर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना। 3.7 बिलियन टन कोयला उत्पादन के साथ चाइना प्रथम स्थान पर रहा। दूसरा सवाल है कि WPPR 2019-20 में विश्व के किस देश में प्रथम दर सर्वाधिक है। 19-20 में विश्व के किस देश में प्रथम दर सर्वाधिक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ त्रुटि है, इसको छोड़ देते हैं और चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद आर्थिकी की बहाली किस प्रकार की होने का अनुमान लगाया गया। यानी 2020-21 में जब कोविड-19 की स्थिति थी तो उसके बाद जो वैश्विक महामारी के बाद जो आर्थिकी की स्थिति थी वो किस प्रकार की रिकवरी होने का अनुमान लगाया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डब्लू आकार की, यानी इस तरह से डब्लू आकार की रिकवरी का अनुमान लगाया गया। यानी अर्थव्यवस्था एक बार नीचे की ओर गिरी, फॉल डाउन हुई, उसके बाद फिर से ग्रो करा और उस ग्रो करने के बाद फिर से फॉल डाउन और फिर एट लास्ट में तेज़ी से ग्रो किया। तो ये जो 2019-20 के बाद जो कोविड-19 की स्थिति थी उसके बाद जो रिकवरी हुई वो डब्लू आकार की। और इस डब्लू आकार की रिकवरी में आप देख रहे हैं कि 2 बार फॉल डाउन हो रहा है। तो अगर 2 बार फॉल डाउन हो रहा है तो इसे डबल डिप मंदी भी कहा जाता है। यानी डब्लू आकार की जो रिकवरी होती है इसे डबल डिप मंदी भी कहते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में कि टाम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर कौन सा रहा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉस्को। टाम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला शहर मॉस्को रहा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP तथा विश्व उत्तरदायी प्रत्यायन उत्पादन WRAP ने खाद्य नष्ट होने का सूचकांक 9 मार्च 2021 को कितना टन जारी किया। फैक्चुअल सवाल है, 931 मिलियन टन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप ग्रेनाइट से संबंधित है। उत्खात भूमि, चट्टानी गुंबद, सुकरफिस्ट या कंदरा है। तो हम सब जानते हैं कि जो चट्टानी गुंबद है, अगर मान लीजिए कहीं पर लावा और ये ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है तो ज्वालामुखी उद्गार के परिणाम स्वरूप जो उसमें से मैग्मा निकलेगा तो वो जो ग्रेनाइट से संबंधित इसका स्थल रूप पूछ रहा है तो ये हो जाएगा चट्टानी गुंबद। क्वेश्चन नंबर 6 इसका ऑप्शन बी चट्टानी गुंबद। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जो स्थलखंड लॉरेंसिया भूखंड से संबंधित नहीं है वह कौन सा है। तो इसमें इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि जैसे ये जो लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड की बात कर रहा है तो हम सब जानते हैं कि जैसे आज पृथ्वी है वैसे महाद्वीप और वैसी पृथ्वी नहीं थी। ये सारे महाद्वीप एक इकट्ठे इस तरह से जुड़े हुए थे और इसे कहा गया था पैंजिया। यानी जो पूरा भूखंड था वह एक ही में मिला हुआ था, इसे पैंजिया कहा गया। और इस पैंजिया के चारों ओर जो जलीय भाग था उसे कहा गया पैंथालासा। कालांतर में आने के बाद ये पैंजिया का विखंडन हुआ और पैंजिया के विखंडन के परिणामस्वरूप जो उत्तर के भाग अलग हुए उसे कहा गया लॉरेंसिया और जो दक्षिण के भाग अलग हुए इसे कहा गया गोंडवाना लैंड। तो जो उत्तर का लॉरेंसिया भूखंड है उसमें से एशिया बना, यूरोप बना, उत्तरी अमेरिका बना, जबकि जो गोंडवाना लैंड है गोंडवाना लैंड में दक्षिणी भाग में तो दक्षिण अमेरिका इसमें हो गया, अफ्रीका हो गया, बाहर का प्रायद्वीपीय भाग जो हो गया। तो ये सारे मेडागास्कर, मोजाम्बिक इत्यादि ये सारे गोंडवाना लैंड के हिस्से हो गए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एशिया, ग्रीनलैंड, यूरोप ये सब किससे संबंधित है, लॉरेंसिया से। और पूछ रहा है कौन सा संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि मेडागास्कर जो है लॉरेंसिया भूखंड से संबंधित नहीं है बल्कि ये गोंडवाना लैंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित में से मोह असंबद्धता विद्यमान है भूपर्पटी में, भूक्रोड में, अनुपटल में, बाह्य सियाल पर्पटी में। तो इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो डिसकंटिन्यूटीज हैं यानी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें हम जानते हैं कि सियाल, सीमा,
निफे यानी इस तरह से अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की हम बात करें तो क्रस्ट है, फिर मेंटल है और कोर है। तो ये क्रस्ट हो जाएगा, मेंटल हो जाएगा और ये कोर हो जाएगा। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर में जो बीच बीच में जो डिसकंटिन्यूटीज है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में, क्रस्ट और मेंटल के बीच में, अपर मेंटल लोअर मेंटल के बीच में, फिर मेंटल और कोर के बीच में, फिर इनर कोर और आउटर कोर के बीच में। तो हम ये देख लेते हैं कि कौन सी जो डिसकंटिन्यूटी है कहाँ पर होती है। तो इसको हम देखेंगे। ये रहा, आप देख सकते हैं कि ये ऐसे ये क्रस्ट है, इसके बाद ये अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। इसमें देखेंगे कि ये जो क्रस्ट है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी है, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। और फिर क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो डिसकंटिन्यूटी है। इसी तरह से अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी है। और मेंटल और कोर के बीच में गुटनबर्ग है। फिर आउटर कोर और इनर के बीच में लेमन डिसकंटिन्यूटी है। तो हमसे पूछ रहा है कि मोहो असंबद्धता कहाँ पे है। तो जो मोहो असंबद्धता है वो है, आप देख सकते हैं, क्रस्ट और मेंटल के बीच में। तो मोहो पूछा हुआ है क्रस्ट और मेंटल के बीच में। तो इसे हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित में से मोहो असंबद्धता विद्यमान है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, भूपर्पटी क्या क्रस्ट में है? तो नहीं है। क्या क्रोड में है? नहीं है। सियाल में है, बाह्य में, भूपर्पटी में? ये नहीं है। अनुपटल में है, तो ये हो जाएगा अनुपटल में, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन और उष्ण रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र अवस्थित है? यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा, प्रचुर वन और उष्ण रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र के बीच में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सवाना घास स्थल हो जाएगा। यानी इन दोनों के बीच में जो स्थित है वो कौन सा है? सवाना घास स्थल। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में पेड़ पौधों की सर्वाधिक जातियां विद्यमान हैं? तो सर्वाधिक जातियां विद्यमान होंगी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में यानी हाई टेम्परेचर होगा और वर्षा की मात्रा भी अधिक होगी, आर्द्रता अधिक होगी, टेम्परेचर अधिक होगा। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि सर्वाधिक जातियां यहाँ पर विद्यमान होने के चांस होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ द लैंडस्केप नामक शब्दावली का प्रयोग निम्नलिखित में से किया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसमें पूछ रहा है कि फैक्चुअल सवाल है कि मॉर्फोलॉजी ऑफ द लैंडस्केप नामक शब्दावली, तो इसको यूज किया कार्ल सावर ने। क्वेश्चन नंबर 11 का बी, कार्ल सावर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि जैव भूगोल की मुख्य विषय वस्तु क्या है? जैव भूगोल की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो हम जानते हैं कि जैव भूगोल की जो मुख्य विषय वस्तु है वो है जंतु एवं वनस्पति, यानी क्वेश्चन नंबर 12 का सी। फिर पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 पृथ्वी किस माह में सूर्य के सबसे निकट होती है? तो पृथ्वी किस माह में सूर्य के सबसे निकट होगी? तो हम ये जानते हैं कि पृथ्वी जनवरी में सबसे सूर्य के निकट होती है। और ये कंडीशन बनती है 3 जनवरी को जो पृथ्वी है सूर्य के सबसे निकट होती है। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 इसका ऑप्शन ए जनवरी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस युग्म देश की सीमा ज्यामितीय है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14 का डी, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो इसको हम देख लेते हैं कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की जो बाउंड्री है वो किस प्रकार से है। इसको हम देखेंगे मैप के माध्यम से। ये स्पेन और फ्रांस के बीच था और हम देख रहे हैं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया कहाँ गया। चलिए जाने देते हैं इसको, इसका मैप नहीं है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया।
क्वेश्चन नंबर 14। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर कि निम्नलिखित पर विचार करना है। फिजी द्वीप, समोआ, सोलोमन द्वीप और गुआम, उपरोक्त में से जो मेलानेशिया से संबंधित वे कौन से हैं? तो हमें पहले देखना होगा कि मेलानेशिया क्या है। तो मेलानेशिया हम देखेंगे कि मेलानेशिया इस तरह से, जो प्रशांत महासागर है वहाँ पर कुछ द्वीप है, और उस द्वीप जो जितने सारे द्वीप हैं इनको हमने बांटा माइक्रोनेशिया में। किसमें बांटा? माइक्रोनेशिया में, मेलानेशिया में, पॉलिनेशिया में। तो अब हम देखेंगे कि माइक्रोनेशिया में कौन कौन से द्वीप हैं। तो हम यहाँ पर माइक्रोनेशिया में देख रहे हैं कि सोलोमन द्वीप है यहाँ पे, और सोलोमन द्वीप के साथ साथ ये फिजी भी है। तो उस क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो सोलोमन और फिजी विकल्प में हमारे मौजूद है क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें देखिए कि सोलोमन और फिजी यानी 1 और 3 हम देख रहे हैं कि मेलानेशिया से संबंधित है। तो ऐसे में इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 3 ये मेलानेशिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, निम्नलिखित में से कहाँ पर विभेदक अपक्षय प्रधानता होता है? यानी विभेदक अपक्षय प्रधानता होगा विरूपित अवसादी चट्टानों वाले क्षेत्रों में। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बी में क्या? उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वनों में तो नहीं, विभाजित आग्नेय चट्टानों वाले क्षेत्रों में नहीं, ध्रुवीय जलवायु वाले क्षेत्रों में नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा विरूपित अवसादी चट्टानों वाले क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम देखें तो डोल्ड्रम्स, रोमांचे, श्रृंखला और एसेंशियल्स में जो समानता है वह क्या है? तो हम समानता की बात अगर हम करेंगे तो उपरोक्त सभी अटलांटिक महासागर में स्थित हैं, उपरोक्त सभी माइक्रोनेशिया में संबंधित, उपरोक्त सभी भूमध्य सागरीय मेगास्फीयर के विशाल विभंजन क्षेत्र हैं, या फिर उपर्युक्त सभी हिंद महासागरीय कटक हैं। तो इसको हम देख रहे हैं कि जो डोल्ड्रम है, रोमांचे, श्रृंखला, एसेंशियल्स, तो डोल्ड्रम पेटी भी हम सुनते हैं कि ये सब कहाँ पे हैं? ये सब भूमध्य रेखीय मेगास्फीयर के विशाल विभंजन क्षेत्र में यानी विषुवत रेखा वाले क्षेत्र पर मौजूद है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 अगर हम देखें कि निम्नलिखित में से कौन से प्लेट विवर्तनिकी की गतिविधियों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो जैसे हम देखें कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या है कि प्लेटें लगातार गति कर रही हैं, और ये जो प्लेटें गति कर रही हैं वो 3 तरह की गतियाँ कर रही हैं, अभिसारी प्लेट गति, अपसारी प्लेट गति और समांतर प्लेट गति। तो इसमें हम देखेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक की जो क्रिया है इसमें सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर पड़ता है? प्लेट सीमाओं के समीपवर्ती क्षेत्रों में, प्लेट के मध्यवर्ती क्षेत्रों में, प्लेट के मध्यवर्ती क्षेत्रों के ग्रामीण भागों में, या फिर प्लेट के मध्यवर्ती क्षेत्रों के नगरीय भागों में। तो इसे समझने के लिए हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इस तरह से अगर 2 प्लेटें हैं और इन दोनों के बीच में अगर गति हो रही है, या अभिसारी गति होगी इस तरह से, या फिर ये दूर जाएंगी अपसारी गति होगी, तो हम देखेंगे कि जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र होगा ये किनारे वाले एरिया होंगे। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा कि प्लेट सीमाओं के समीपवर्ती क्षेत्रों में, यानी 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखें कि प्लेटों के किस किनारे के सहारे इंडोनेशिया में क्रामाताओ का ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था? समाघात किनारे के सहारे, रचनात्मक किनारे के सहारे, विनाशात्मक किनारे के सहारे, या फिर संरक्षी किनारे के सहारे? तो ये जो समाघात, रचनात्मक, विनाशात्मक, तो इसे हम समझ लेते हैं पहले कि जो अभिसारी प्लेट गति होती है, यानी इस तरह से जो प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो भारी प्लेट होगी वो हल्की प्लेट के नीचे इस तरह से नीचे चली जाएगी, तो इसे कहते हैं विनाशात्मक प्लेट गति। लेकिन जो अपसारी प्लेट गति होगी, यानी जो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो ऐसे में यहाँ पर जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो नीचे से लावा आता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता है और यहाँ पर नए भूखंडों का निर्माण होता है। तो इसे कहते हैं रचनात्मक किनारा या रचनात्मक प्लेट गति। और जब अगर 2 प्लेटें इस तरह से समानांतर गति करती हैं तो ना इसमें विनाशात्मक होता है ना रचनात्मक होता है, बल्कि इसे संरक्षी प्लेट गति भी कहते हैं। तो जो प्लेटों के किनारे इंडोनेशिया में क्रामाताओ का विस्फोट हुआ है वो हुआ है विनाशात्मक प्लेट के सहारे, यानी विनाशात्मक किनारे के सहारे, और विनाशात्मक किनारा बोलते हैं ये अभिसारी वाले को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का सी।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि दक्षिण अमेरिकन और पैसिफिक प्लेटों के बीच जो प्लेट स्थित है वह कौन सी है? फिलीपीन प्लेट, नजका प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या फिर अफ्रीकन प्लेट? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नजका प्लेट, ऑप्शन नंबर बी। इसको हम देख लेते हैं मैप के माध्यम से कि कौन सी प्लेटें कहाँ पर हैं। तो ये रहा मैप। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, कह रहा है कि साउथ अमेरिकन प्लेट, यानी जो सवाल में पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है साउथ अमेरिकन प्लेट और ये है पैसिफिक प्लेट। इन दोनों के बीच में कौन सी प्लेट है? तो हम इसी बस सीधा सीधा देख रहे हैं कि ये नजका प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीच में नजका प्लेट स्थित है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? नजका प्लेट। ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं कि ऋतु प्रवास व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये कहाँ पे है? महत्वपूर्ण अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रदेशों में, मेघालय कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में या फिर हिमाचल प्रदेश के प्रदेशों में। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही विकल्प जो होगा वो हो जाएगा 21 का सी, जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी और भूकंप अनुपस्थित है? तो इसको भी समझना होगा थोड़ा सा कि जैसे अगर मान लीजिए जब प्लेटें एक दूसरे से नज़दीक आती हैं और उनमें विनाशात्मक या रचनात्मक प्लेट गति होती है, तो ऐसे में प्लेटों के किनारों वाले स्थल जो होते हैं वहाँ पर ज्वालामुखी की घटनाएं होती हैं, वहाँ पर भूकंप आते हैं। लेकिन जो प्लेटों के मध्य के किनारे होते हैं, मध्यवर्ती क्षेत्र होते हैं, उन मध्यवर्ती क्षेत्रों में ये ज्वालामुखी और भूकंप अनुपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये मैप के माध्यम से हम देख लेते हैं कि ये जो प्लेटें हैं कहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी अनुपस्थित होने के चांस बनेंगे। तो आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया, ये जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री, ये हम देख रहे हैं कि ये प्लेटों के बीचों बीच स्थित है। ये प्लेट के बीचों बीच स्थित है। तो प्लेट के बीचों बीच स्थित होने की वजह से यहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी की जो घटनाएं हैं वो घटित नहीं होती हैं। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसका सही विकल्प जो होगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि जल के जमने और पिघलने से चट्टानों का टूटना किस प्रकार का ऋतु अपक्षय है? तो ये अपक्षय होता है भौतिक अपक्षय। अगर चट्टानों का टूटना पिघलना हो रहा है तो ये होगा भौतिक, यानी 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि सेल पदार्थों के वहन से पूर्व कौन सी प्रक्रिया प्रधानता होती है? तो अगर वहन तभी होगा जब वहाँ पर अपक्षय होगा, तो अपक्षय होगा तभी अपर्दन होगा, यानी पहले चट्टानें टूटेंगी और उसके बाद चट्टानें टूट करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगी। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऋतु अपक्षय। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दनात्मक प्रक्रम है? तो अपर्दनात्मक प्रक्रम इसमें जो विकल्प दिए गए हैं निलंबन, कर्षण, घोलीकरण, अपघर्षण। तो इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी, अपघर्षण। तो इस तरह से 25 जो प्रश्न थे इसको हमने अच्छे प्रकार से देख लिया है और ये प्रश्न आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इसके आगे हम और भी प्रश्नों की श्रृंखला करेंगे। तब तक आप सभी लोग इन प्रश्नों को रिवाइज करते रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।